अगर हम एप्पल की बात करें और स्टोक्स साहब का जिक्र ना हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो okay. Why has it stopped? तो आप स्टोक्स साहब हैं और हम सब लोग जानते हैं कि ये 1904 में हिंदुस्तान आए, शिमला में आए थे, शिमला में बसे। प्लीज कोई एनोटेशन यूज कर रहा है ये ना करें, इससे स्क्रीन पे निशान आ रहे हैं, प्लीज। हेलो। अरे मेरी आईडी से किसी ने लॉगिन किया है क्या? हेलो। जीपी, मेरी स्क्रीन दिख रही है? ओके। और मेरे मेरे को लॉग आउट किसने कर दिया था? मेरी आईडी से किसने लॉगिन किया? एक मिनट, मैं देखता हूँ। चलो, तो मेरी आवाज आ रही है कंप्यूटर में से? ओके। तो दोस्तों, अगर हम बात करें डॉक्टर मिस्टर विलियम सैमुअल स्टोक्स की, तो ये 1904 में अमेरिका से रेड डेलिशियस एप्पल्स लेके आए और इनके एप्पल लाने से हिमाचल में एप्पल बहुत पॉपुलर हुआ और प्रोडक्टिविटी बढ़ी। पर क्या ये पहली बार एप्पल लेके आए थे? नहीं। 1800 के आसपास ब्रिटिशर्स जब इंडिया आए तो उन्होंने ब्रैमले और कॉक्स ऑरेंज नाम के एप्पल्स जो थे मनाली एरिया में लगाए। लेकिन अंग्रेजों से भी लगभग 500 साल पहले जब मुगल आए तो वो वो भी मंगोलिया से एप्पल लेके आए और ये अमीर खुसरो की किताबों में सेब के बारे में लिखा हुआ है। और एक वैरायटी उस समय जो चलती थी अमीरी के नाम से, वो आज भी कश्मीर में कई जगह उगाई जाती है। और जो एप्पल का सबसे पुराना डिस्क्रिप्शन मिलता है, बाइबल की बात छोड़ दूं जहां स्वर्ग में सेब की बात की थी, तो
सबसे पुराना डिस्क्रिप्शन जो मिलता है वो अलेक्जेंडर का मिलता है, जिसने कजाकिस्तान में सबसे पहले एप्पल ढूंढा था, या ये कह लीजिए ढूंढा किसी ने भी हो, अलेक्जेंडर के नाम से पहला रेफरेंस मिलता है। तो दोस्तों, सेब जो है वो एक ठंडी जलवायु का फल है, और ये 30 डिग्री 35 डिग्री नॉर्थ से लेके और 60 डिग्री नॉर्थ तक होता है, और ऐसे ही 35 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ तक होता है। ज्यादा उत्तर या ज्यादा दक्षिण में नहीं हो पाता ये। हिंदुस्तान अकेला ऐसा देश है जहां सेब 35 डिग्री से नीचे होता है, क्योंकि वहां हम इसे ऊंचाई पे, हायर एलिवेशंस पे प्लांट करते हैं। और अगर मैं क्विंटल पर हेक्टेयर में देखूं तो सबसे हाई प्रोडक्टिविटी सेब की जो आती है वो चाइना में आती है। तो दोस्तों, आज का जो एप्पल है ये 4 तरह की स्पेसीज का मिश्रण है, और इसके ऊपर बहुत डिबेट हुई, और ये बात आई कि इसका जो ओरिजिन था वो सेंट्रल एशिया, चाइना है, और चाइना यूरोप के बॉर्डर पे सेंट्रल एशिया में तियानशान नाम के पहाड़ियों पे मेलस सिल्वर्स और मेलस डोमेस्टिका के रूप में हुआ। और उस समय जो लोग व्यापार करने यूरोप तक जाते थे, चाइनीज, जिसे सिल्क रूट कहा जाता था, ये सिल्क रूट के पे चलते चलते इन लोगों ने सेब खा के सेब छोड़े, और अलग अलग वैरायटी से उनका हाइब्रिडाइजेशन हुआ। और जैसा आप देखेंगे, यूरोप में मेलस सिल्वेस्ट्रिस होता था, और सेंट्रल यूरोप में मेलस ओरिएंटालिस होता था, और ये सब मिलके आज का मॉडर्न एप्पल बनाते हैं। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें तो जैसा मैंने बताया कि दुनिया में करीब 8.5 करोड़ टन सेब का उत्पादन होता है, और इसमें चाइना लीडर है। अकेले चाइना जो है लगभग 50% विश्व का सेब प्रोड्यूस करता है। सेकंड नंबर पे यूरोपियन यूनियन आते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स तीसरे नंबर पे है, और हिंदुस्तान अगर आप देखेंगे तो 5वें नंबर पे आता है जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की। हम पूरे विश्व के उत्पादन का केवल 3% सेब उत्पादन करते हैं। और अगर मैं बात करूं एरिया के हिसाब से, एकरेजेस के हिसाब से, तो चाइना में सबसे ज्यादा 22 लाख एकड़ के करीब, 23 लाख बल्कि 24 लाख एकड़ के करीब एप्पल होता है। यहाँ की प्रोडक्टिविटी केवल 7.1 टन है, पर हिंदुस्तान के मुकाबले लगभग 2 गुनी है। हिंदुस्तान का एरिया जो है ये करीब 3.25 लाख टन के करीब, 3.25 लाख एकड़ के हेक्टेयर के करीब है। और अगर आप देखें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इनका एरिया हमारे एरिया की तुलना में आधा है, आधा भी नहीं है, हाँ आधे के करीब है। लेकिन इनकी प्रोडक्टिविटी अगर आप देखें तो जहां हम 1 एकड़ से 3.3 टन की पैदावार लेते हैं, अमेरिका 34.7 टन की लेता है। वर्ल्ड की एवरेज 6.6 टन है, और इजराइल की प्रोडक्टिविटी जो है वो 18 टन प्रति एकड़ है। तो सर्वाधिक प्रति एकड़ यील्ड जो है वो अमेरिका की है। अमेरिका सबसे ज्यादा उपज ले रहा है, और इसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन
ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मैं जलवायु की बात करूं तो इजराइल की जलवायु हिंदुस्तान से मिलती जुलती है और वो हमसे कम 6 गुनी पैदावार ले रहे हैं। ऐसा क्यों? तो सेब की पैदावार किन बातों पे निर्भर करती है, एक नजर इन पे डालते हैं। तो पहली वजह है मौसम, दूसरी वैरायटी, तीसरी आपके ऑर्चर्ड की डेंसिटी क्या है, आपने ट्रेडिशनल विधि से लगा रखा है या हाई डेंसिटी प्लांटेशन कर रखा है, इरिगेशन एंड न्यूट्रिशन, फ्लावरिंग, पॉलिनेशन। फ्लावरिंग और पॉलिनेशन ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। इस साल जो पैदावार आ रही है ये पिछले साल जो हमारी बड बनी थी उन बड को कितनी धूप मिली इस पे निर्भर करती है। पॉलिनेशन, अगर पॉलिनेशन प्रॉपर नहीं होगा तो फ्रूट ड्रॉपिंग बढ़ जाती है। क्रॉप लोड मैनेजमेंट, आप कितने फल एक पेड़ पे रखते हैं ये भी आपकी यील्ड डिसाइड करता है। इंसेक्ट एंड पेस्ट मैनेजमेंट और पोस्ट हार्वेस्ट में पोस्ट हार्वेस्ट रिकवरी आप कैसे करते हैं ये भी आपकी यील्ड निर्धारित करता है। तो एक मिनट, कुछ सवाल आ रहे हैं, मैं जरा एक नजर मार लूं। कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया है, एक बार देख लेते हैं। मेहर ऑर्चर्ड, मेहर जी सवाल पूछ सकते हैं आप। मेहर ऑर्चर्ड। Hi, sir. हेलो। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून। Yes, sir. This is Mayor calling from Chandigarh, basically from Narkanda. I Okay. want to just know, sir, how to increase productivity and good quality of apple. Yes, I'll be coming to it. I'll be coming to it. Okay. Okay, sir. Okay, thank you, sir. वेलकम। तो मेहर जी ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हम कैसे अपनी पैदावार और क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, टाइम गया कि आप ट्रेडिशनल तरीके से काम करो। अब आपको एक फैक्ट्री के मालिक की तरह सोचना होगा। आपको सोचना होगा कि आपका सेब का बाग जो है वो एक फैक्ट्री है और आप उस फैक्ट्री के मालिक हैं। तो फैक्ट्री ओनर क्या सोचता है? फैक्ट्री ओनर ये सोचता है कि मेरा प्रोडक्शन टारगेट क्या है, मैं रॉ मटेरियल कहाँ से लाऊंगा, मेरी मशीनें कैसी हैं, मेरे पास लेबर कैसी है। तो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में एक डायग्राम प्लानिंग के लिए यूज किया जाता है और रूट कॉज एनालिसिस के लिए यूज किया जाता है, जिसे हम फिश बोन डायग्राम या इशिकावा डायग्राम कहते हैं। और मैंने एक बहुत सिंपल सा बनाया आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। आपकी समस्या है लो यील्ड, कम पैदावार, और आपकी कम पैदावार के मुख्यतः 6 तरह के रीजन हो सकते हैं। तो मैन, आपकी लेबर क्या ट्रेंड है या नहीं, मशीन। अब यहाँ पे आपके जो पेड़ हैं वो आपकी मशीन है। जिस तरह से आपको अपनी मशीनरी का ख्याल रखना होता है प्रोडक्शन में, वैसे ही आपको यहाँ अपने
सेब के पेड़ों का ख्याल रखना होगा। मटेरियल, आपका रॉ मटेरियल क्या? आपका रॉ मटेरियल पानी है, खाद है, धूप है, टेम्परेचर है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना होगा। मेथड, क्या आप सही मेथड फॉलो कर रहे हैं? मैनेजमेंट इशू, कौन सी मैनेजमेंट समस्याएं आपके पास आ रही हैं? और एनवायरनमेंट, क्या एनवायरनमेंट आप कंट्रोल कर सकते हैं? इसका कोई ठोस आंसर नहीं है, पर हाँ कुछ हद तक आप एनवायरनमेंट का असर कम कर सकते हैं। तो अब हम नजर डालेंगे उन कारणों पे जो कारण हमारे कंट्रोल में है, और उन कारणों पे में जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है वो है मटेरियल, रॉ मटेरियल। मैं क्या फर्टिलाइजर दे रहा हूं। तो किसान भाइयों, मैं इस समय कोई बड़े लंबे चौड़े शेड्यूल में नहीं जाऊंगा। मैं इस समय क्या करना है, इस समय कौन सी बातें हैं जिन पे ध्यान देना है, उसके बारे में बात करूंगा। और ये हमारा पहला सेशन है, इसके बाद भी हम सेशन करते रहेंगे। समय समय पे जो चीज उस समय के लिए इम्पोर्टेंट होगी हम उस चीज पे बात करेंगे। मैं अभी प्रूनिंग की बात नहीं करूंगा, मैं अभी और कोई बात नहीं करूंगा। इस समय जो पेटल फॉल स्टेज चल रहा है, इस समय क्या करना है, इसके बारे में मैं ज्यादा बात करूंगा। तो किसान भाइयों, अगर हम एप्पल का न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट देखें तो एप्पल को करीब 100 किलो नाइट्रोजन, 40 किलो फास्फोरस और करीब 180 से 200 किलो पोटाश और लगभग इतने ही कैल्शियम की आवश्यकता होती है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पौधे को फास्फोरस और मैग्नीशियम की आवश्यकता बराबर होती है, और सल्फर की भी बहुत तगड़ी आवश्यकता है, 27 के करीब ये किलोग्राम पर एकड़ में है। और ये मैंने इंटरनेशनल फर्टिलाइजर एसोसिएशन के सोर्स से लिया है। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि आप जितना नाइट्रोजन डालते हो उसका केवल 20% फल में जाता है, बाकी जो है 80% वो पेड़ और पत्तियां और फ्लावर ड्रॉपिंग में चले जाता है। जो आप छटाई करते हो, छटाई में बहुत सारा नाइट्रोजन निकल जाता है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं फास्फोरस की, तो 2/3 फास्फोरस छटाई में निकल जाता है, केवल 1/3 फास्फोरस फल में जाता है। 1/4 के ही करीब पोटेशियम फल में जाता है, और 2/3 छटाई में चले जाता है। वही हाल कमोबेश कैल्शियम को अगर हम देखें तो कैल्शियम का बहुत सारा हिस्सा जो है वो मतलब आप देखो 234 किलो में से केवल 6 किलो फल में जा रहा है, बाकी सारे का सारा जो है छटाई में निकल जा रहा है। तो अगर आप यील्ड को देखोगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट कैल्शियम आपके लिए है, उसके बाद पोटेशियम है, फिर नाइट्रोजन है, फिर फास्फोरस और मैग्नीशियम है। लेकिन हम जब फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते हैं तो हम इस चीज का ध्यान नहीं रखते। तो जैसा मैंने बताया कि जनरल एप्पल की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो है वो 2, 1 और 4 के अनुपात में है। अगर मैं मानूं तो 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 200 किलो पोटाश, ऐसे मान के चलिए। न्यूट्रिएंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पौधे की क्वालिटी और यील्ड में। और आपकी जो सॉइल है, सॉइल और सॉइल कंडीशन जो है
वो आपके पौधे को कितने न्यूट्रिएंट अवेलेबल है इस चीज को निर्धारित करती है। और केवल न्यूट्रिएंट डालने से बात नहीं बनती, न्यूट्रिएंट अवेलेबल है या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। न्यूट्रिएंट अवेलेबल है या नहीं। और अगर मैं अवेलेबिलिटी की बात करूं, देखिए अगर मैं, कोई मेरे से पूछे कि अभी आपके पास कितने पैसे हैं, तो मेरे पास इस समय घर में बैठा हूं, मुश्किल से 2-4 हजार रुपए होंगे, पर बैंक में थोड़ा ज्यादा होगा। ऐसे ही सॉइल में होता है, सॉइल में ज्यादातर न्यूट्रिएंट जो होते हैं फिक्स्ड होते हैं और अवेलेबल न्यूट्रिएंट जो है वो कम होते हैं। तो हमारे को जो मतलब है वो इस चीज से है कि कितना टोटल अमाउंट का कितना पोर्शन पौधे को उपलब्ध है, अवेलेबल है। अवेलेबिलिटी क्या है? तो अवेलेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो दो तरह की अवेलेबिलिटी आती है। एक केमिकल अवेलेबिलिटी। अब अगर मैं बात करूं केमिकल अवेलेबिलिटी की, तो हो सकता है जमीन में सल्फर सल्फाइड के रूप में मौजूद हो, लेकिन पौधा सल्फर को सल्फाइड के रूप में नहीं ले सकता, पौधा सल्फर को सल्फेट के रूप में लेगा। तो जब हम एनालिसिस करेंगे तब तो सल्फर दिखेगा, लेकिन पौधे को अवेलेबल नहीं है। ऐसे ही अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, तो नाइट्रोजन अवेलेबल फॉर्म में भी हो सकती है, नॉन अवेलेबल फॉर्म में भी हो सकती है। तो ये हुई केमिकल अवेलेबिलिटी। केमिकल अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि जिस रूप में पौधा उस तत्व को लेता है, क्या वो उस रूप में मौजूद है। अगर कैल्शियम है या पोटेशियम है, तो ये कैल्शियम और पोटेशियम आयन के रूप में लिए जाते हैं, पर अगर ये लॉक्ड है तो ये पौधे को नहीं मिलेंगे। दूसरी अवेलेबिलिटी होती है पोजिशनल अवेलेबिलिटी। पोजिशनल अवेलेबिलिटी जो है, इसके बारे में हिंदुस्तान में उतनी जानकारी नहीं थी और धीमे धीमे जानकारी बढ़ रही है इसके बारे में। तो पोजिशनल अवेलेबिलिटी ये है कि आपका जो आपने पोषक तत्व दिया है ये पौधे के कितने नजदीक है, या दूसरे शब्दों में कहूं कि पौधा कितनी दूर से इस तत्व को खींच सकता है। तो अगर ये एक चित्र के माध्यम से समझा रहा हूं मैं, और एक मिनट, यहाँ पे कुछ लोग जो है एनोटेशन कर रहे हैं, मैं क्लियर कर देता हूँ एनोटेशंस। हाँ, प्लीज आप लोग एनोटेशंस ना करें। ये अगर मैं बात करूं तो अमोनिकल नाइट्रोजन, नाइट्रेट नाइट्रोजन जो है ये काफी दूर से पौधा ले लेता है, लगभग आधे इंच की दूरी से अमोनिकल, नाइट्रेट, नाइट्रोजन, बोरॉन, कैल्शियम, क्लोरीन, सल्फर ले लेता है। पर जब कैल्शियम मैग्नीशियम की बात आती है तो 0.3 से 0.4 इंच की दूरी से ही ले पाता है पौधा। और जिंक और कॉपर को जड़ों के केवल 0.16 इंच की दूरी पर होना होता है। और अगर मैं बात करूं फॉस्फेट की, तो फॉस्फेट को जो है बहुत करीब होना होता है, करीब 0.8 आधा सूत की दूरी पे होना होता है। तो ये पोजिशनल अवेलेबिलिटी है। आपको जो भी तत्व दे रहे हैं इस बात का ध्यान रखना है कि वो जड़ों के जितने करीब हो सके उतने करीब
पहुंचे। दूसरा क्या होता है कि जब आप पौधे को कोई तत्व देते हो तो वो तत्व वैसे ही नहीं रहता, धीमे धीमे वो तत्व जो है वो फिक्स होने लगता है। अगर मैं फास्फोरस की बात करूं तो आप देखिए, ये जिप्सम युक्त सॉइल में फास्फोरस जब दिया तो वो 250 ppm उसकी अवेलेबिलिटी थी सॉइल सॉल्यूशन में, और एक महीने बाद अगर आप देखें तो उसकी अवेलेबिलिटी 250 की जगह 125 रह गई। क्या हुआ? ये फास्फोरस जो था ये कैल्शियम के साथ लॉक हो गया। ऐसी स्थिति में ना तो पौधे को कैल्शियम मिलता है और ना ही पौधे को फास्फोरस मिलता है। तो आप देखते हैं कि 30 दिन के अंदर आधा फास्फोरस जो है वो फिक्स हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? आपको फास्फोरस की डोज को स्प्लिट में देना चाहिए। अब आप में से एक सवाल कर सकते हैं कि सर, हम तो हमेशा से सुनते आ रहे थे कि सारा फास्फोरस एक ही टाइम पे जड़ों में दे देना चाहिए। ये बात आज से 10, 15, 20 साल पहले सही थी, क्योंकि तब हमारे पास उतने साधन और उतनी नॉलेज नहीं थी। इसलिए साइंटिस्ट ये कहते थे कि फास्फोरस नीचे रहेगा, जड़ ऊपर है, तो जड़ जब नीचे को बढ़ेगी तो वो फास्फोरस को टच कर लेगी और फास्फोरस एब्जॉर्ब कर लेगी। लेकिन आज आपके पास वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर्स हैं और आप उन्हें वहां दे सकते हैं जहां आप देना चाहते हैं। तो फास्फोरस के बारे में ये थोड़ी सी जानकारी थी, फास्फोरस की अवेलेबिलिटी और फास्फोरस के फिक्सेशन के बारे में। दूसरा इंपॉर्टेंट तत्व आता है पोटाश। और पोटाश को अगर हमने देखा तो पोटाश की और कैल्शियम की मांग सबसे ज्यादा है जब हम बात करते हैं एप्पल्स की। तो दोस्तों, पोटाश के बारे में मैं बात करूं उससे पहले आपको मैं थोड़ा सा सॉइल ट्रायंगल को समझाना चाहूंगा। तो कौन सी मिट्टी किस प्रकार की है, ये डिपेंड करता है कि उस मिट्टी में जो पार्टिकल साइज है वो कितना बड़ा है। तो अगर मैं आपसे अगर मैं एक घरेलू एग्जांपल देना चाहूं तो आप सब लोग जानते हैं कि गेहूं है, गेहूं को हम पीसते हैं तो हमें आटा मिलता है। अगर उस गेहूं को और बारीक पीसें तो हमें मैदा मिलता है, और अगर उसे थोड़ा मोटा पीसें तो हमें सूजी मिलती है। तो जैसे सूजी, आटा, मैदा, ऐसे ही सैंड, सिल्ट और क्ले। सैंड जो है सूजी के तरह मोटे पार्टिकल होते हैं, इनमें बहुत अच्छी पोर स्पेस होती है और इसमें हवा और पानी बड़ी आसानी से ट्रेवल कर लेते हैं। सिल्ट जो है वो सैंड से बारीक पार्टिकल होता है और क्ले जो है वो सबसे बारीक पार्टिकल होता है। अगर किसी भी मिट्टी में 50% या उससे अधिक मात्रा में सैंड, जिसे मैं रेत कहूं, मौजूद है, तो आप ये देखिए, ये वाला हिस्सा जो है ये वो है जहां पे 50% के करीब सैंड मौजूद है। तो ऐसी मिट्टियों को हम रेतीली मिट्टी कहते हैं। अगर
50% से अधिक, अगर 50% से अधिक क्ले मौजूद है तो ऐसी मिट्टी को हम क्लेस या चिकनी मिट्टी कहते हैं। और अगर 50% से अधिक सिल्ट मौजूद है, सिल्टी सॉइल्स, तो ये सबसे, इन्हें सिल्ट कहते हैं। और लेकिन इन सब में सबसे बेहतर सॉइल होती है लोम, जो जिनमें 50% के करीब सिल्ट, 50% के करीब सैंड हो, तो ये लोमी सॉइल्स होती हैं और लोमी सॉइल्स बेस्ट मानी जाती हैं। पर हिमाचल में जो है सॉइल्स कौन सी हैं? सैंडी सॉइल्स हैं, जो मैंने सबसे पहले आपको बताई थी। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, इस पे आ जाते हैं। तो ये जो है सबसे ऊपर आप जो देख रहे हैं ये सैंड है, ये करीब 0.05 मिलीमीटर से लेके 0.05 से 2 मिलीमीटर तक की होती है। और इससे बारीक जो है ये सिल्ट होती है, ये 0.002 से 0.05 मिलीमीटर तक की होती है। और सबसे बारीक होती है क्ले, 0.002 मिलीमीटर से भी कम। और ये गोले में जो आप देख रहे हैं ये इनके कणों के आकार हैं, और ये 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन पे है, ये 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन पे, ये 1000 टाइम मैग्निफिकेशन पे। तो आप देखेंगे कि क्ले जो होती है वो प्लेट की तरह होती है, और अगर आप इसे उंगलियों के बीच में महसूस करेंगे तो ये चिकनी महसूस होती है। और ये जो क्ले है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे पोषक तत्व क्ले पर ही चिपकते हैं। क्ले पे बिजली का ऋणात्मक आवेश, नेगेटिव चार्ज होता है। तो जितने भी पॉजिटिव कैटाइंस हैं, आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, ये सब के सब क्ले पे चिपकते हैं। आयरन, कॉपर, मैंगनीज सब क्ले पे चिपकते हैं। ओके, तो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है पीएच। तो पहला हमने सॉइल की बात की और देखा सॉइल कैसे फास्फोरस और पोटेशियम की अवेलेबिलिटी को इम्पैक्ट करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीएच। तो पीएच दोस्तों क्या होता है कि अगर पीएच 6 से 7 के बीच में है तो ज्यादातर तत्वों की अवेलेबिलिटी बनी रहती है। पर जैसे ही पीएच 6 से नीचे जाता है तो देखिए कैल्शियम, मैग्नीशियम की उपलब्धता बहुत कम हो गई है, आधी रह गई है। नाइट्रोजन, सल्फर, पोटैश की भी उपलब्धता कम हो गई है। और अगर आप देखें तो मोलिब्डेनम की भी उपलब्धता कम हो गई है। अगर पीएच 7 से ऊपर जाता है तो आयरन, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, ये जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं इनकी उपलब्धता कम हो जाती है। तो सबसे उपयुक्त पीएच जो है वो 6 से 7 के बीच का है। मैं यहाँ पे ये चीज कहूंगा कि आप लोग अपने खेत में पानी का पीएच और सॉइल का पीएच बार बार नापते रहें। इससे आपको आइडिया होगा कौन सी खाद देनी है, कितनी मात्रा में देनी है।
तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। और आपने हमेशा सुना होगा कि पोटेशियम जो है वो क्वालिटी न्यूट्रिएंट है। सारी क्वालिटी जो है वो पोटेशियम की वजह से बनती है। पर अगर मैं बात करूं सेब की, तो सेब जो है वो कैल्शियम में मिरेकल न्यूट्रिएंट है। और यहाँ पे मैं आपको एक ये डायग्राम दिखाना चाहूंगा। तो इसमें आप देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड में है ये शूट का पार्ट है, और राइट हैंड साइड में जो है ये रूट का पार्ट है। और ये जो टिप होती है पौधे की, वहां का पार्ट है जिसे मैग्नीफाई किया है हमने। ये जो टिप पे ग्रोथ होती है, इसे हम इस पोर्शन को एपिकल मेरिस्टेम्स कहते हैं। पौधे में कोशिका विभाजन जो होता है वो हमेशा टिप्स पे होता है। टिप्स के अलावा और कहीं कोशिका विभाजन नहीं होता। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन बना रखा है, एक मिनट में कलर चेंज कर लूं, पीला कर लेता हूं ताकि ये अच्छे से चमके। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्से में कोशिका विभाजन हो रहा होता है, बहुत तेजी से कोशिका विभाजन हो रहा होता है। और आप देखें इसका कलर जो है बहुत डार्क है। यहाँ पे जो सेलों का आकार है, जो कोशिकाओं का आकार है, वो बहुत छोटा होता है। और ये कोशिकाएं विभाजित होने के बाद अपना बड़ा साइज लेती हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इनका साइज धीमे धीमे बड़ा हो रहा है। और let me see if lens works here. तो मैं आपको इसे बड़ा करके दिखा रहा हूं। तो आप देखिए यहाँ पे सेल वॉल कितनी छोटी दिखाई दे रही है, सेलों का आकार कितना छोटा दिखाई दे रहा है। और जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं वैसे वैसे सेलों का आकार बड़ा होते जाता है। तो ये यहाँ पे सेलों का आकार बहुत छोटा था और यहाँ पे सेलों का आकार बहुत बड़ा हो गया। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोशिकाएं और कोशिकाओं के चारों तरफ सेल वॉल फॉर्मेशन भी हो गया है। तो ये जो सेल वॉल फॉर्मेशन होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यही चीज रूट में है। रूट में भी कोशिका विभाजन हो रहा होता है, लेकिन रूट को क्योंकि जमीन के नीचे जाना होता है, इसलिए रूट में एपिकल मेरिस्टेम थोड़ा अंदर को होती है और बाहर को ये मोटी कोशिकाएं आ जाती हैं जिनकी सेल वॉल बहुत मोटी होती है। ये जो गहरे रंग से आपको दिख रही हैं ये सेल वॉल्स हैं जो कि कैल्शियम पेक्टेट से बनी है। और ये जो दूरी देख रहे हैं आप, ये 100 माइक्रोमीटर। 100 माइक्रोमीटर का मतलब 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा। इतनी बारीक ये जड़ें होती हैं। यानी ये जड़ें आपको नॉर्मली नेकेड आई से नहीं दिखाई देगी, इतनी मुलायम और इतनी बारीक जड़ें होती हैं ये। तो कैल्शियम जैसे मैंने बताया सेल वॉल के लिए बहुत जरूरी होता है। और जब कैल्शियम की कमी होती है तो वो हमेशा एपिकल मेरिस्टेम्स पे दिखाई देती है, जिसकी वजह से रूट टिप, लीफ या यंग लीव्स, शूट्स, एपिकल बर्ड्स, ये सब जो है इम्प्रॉपर ग्रोथ की वजह से या तो डिस्टॉर्शन हो जाता है या ये
मर जाते हैं, सूख के मर जाते हैं। कैल्शियम जो है बहुत सारी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सेल में बहुत सारी एक्टिविटीज को गवर्न करता है। ये एक स्लाइड है और ये 2012 की रिसर्च है जहां कैल्शियम कंसेंट्रेशन फलों में देखा और वहां एक चीज जो सामने आई वो ये थी कि कैल्शियम जो है वो कैल्शियम जो है जहां हमने स्प्रे नहीं किया था वहां 33.5 मिलीग्राम प्रति किलो था, लेकिन जहां स्प्रे किया वहां 39 ग्राम प्रति किलो था। तो कैल्शियम की मात्रा तो सिर्फ 4 ग्राम बढ़ी, कैल्शियम की मात्रा तो सिर्फ 4 ग्राम बढ़ी, लेकिन उसका असर क्या हुआ? उसका असर आप देखिए कि लेंटिसिल ब्लॉच नाम की जो बीमारी थी वो 10 से 0 पे आ गई। सेनेसेंस ब्रेकडाउन 11 के करीब था, वो 0 पे आ गया। इंटरनल बिटर पिट 30 से 3 रह गया। तो थोड़ा सा भी कैल्शियम देने से इकोनॉमिक लॉसेस जो हैं वो बहुत हद तक कम हो जाते हैं और क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है। तो अब सवाल उठता है कैल्शियम कितना देना चाहिए और इससे हमारे को क्या फायदे हैं, और ये बात कर रहा हूं मैं फोलियर की। तो लोग बाग फोलियर कैल्शियम की जो विदेश में जैसे कैल्शियम क्लोराइड यूज होता है स्प्रे में बहुत ज्यादा, तो वो 2 से 2.5 किलो कैल्शियम क्लोराइड मिनिमम बताते हैं और 6 किलो मैक्सिमम बताते हैं। और ऑप्टिमल डोज जो है 3.5 से 4 किलो के बीच में, 3 से 4 किलो के बीच में बताते हैं, जिसमें कॉर्किंग, बिटर पिट जैसी बीमारियों का एक्सेलेंट कंट्रोल मिलता है और फ्रूट की स्टोरेज लाइफ बढ़ती है और कोई भी पौधे पे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आता, कोई भी बुरा असर नहीं आता। तो ये टेबल जो मैंने आपको दिखाया है ये पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के डॉक्टर रॉब क्रेसवेलर का है और अगर आप नेट में ढूंढेंगे तो आपको ये मिल भी जाएगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हम कैल्शियम कैसे दे सकते हैं। तो कैल्शियम देने के लिए आप बेसल भी दे सकते हो और फोलियर भी दे सकते हो। बेसल देने के लिए हम लोग बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट रेकमेंड करते हैं। बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, पर बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट के अलावा ये एक ऐसा टाइम है जब कैल्शियम के अलावा पौधे को 4-2-1 फिर से बोल रहा हूं कि 2 हिस्सा नाइट्रोजन, 1 हिस्सा फास्फोरस और 4 हिस्से पोटाश की जरूरत होती है। 2:1:4 के अनुपात में NPK की रिक्वायरमेंट होती है। और इस समय जब पौधा बड बर्स्ट से और फ्रूट डेवलपमेंट की तरफ जा रहा होता है तो पौधे में बहुत सारा बायोमास बनता है, बहुत एनर्जी चाहिए होती है, बहुत सारा न्यूट्रिशन चाहिए होता है और ये न्यूट्रिशन आपको देना होता है। तो ऐसे में 12-6-22 नाम का हमारा एक प्रोडक्ट आता है। ये ओपन फील्ड एज वेल एज ड्रिप एज वेल एज सॉइल ड्रेंचिंग तीनों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और मैं आपको ये कहूँगा कि आप इस प्रोडक्ट को पानी में घोल के पौधे में डालें। सूखा डालेंगे ये काम करेगा, पर अगर आप पानी में घोल के डालेंगे तो बहुत बेहतरीन आपको रिजल्ट मिलेंगे।
और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप ध्यान करेंगे तो हमने आपको बताया था कि फास्फोरस जो है वो पौधा ज्यादा दूर से नहीं ले सकता, कैल्शियम जो है पौधा ज्यादा दूर से नहीं ले सकता। तो आपको ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं ये पानी में घोल के बिल्कुल जड़ों के पास देने होंगे, और ये एक 100% वाटर सोल्यूबल प्रोडक्ट है जो आप अगर यूज करोगे तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। ये जो है इसमें 12% कैल्शियम ऑक्साइड सोल्यूबल फॉर्म में है जिसका बहुत फास्ट एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं आती। और कैल्शियम की डेफिशिएंसी ना आने से बेटर रूट डेवलपमेंट होता है। जब मैं रूट डेवलपमेंट की बात करता हूं तो बहुत सारे फार्मर्स ये सोचते होंगे कि रूट डेवलपमेंट तो हो रखा है हमारे पौधे का, फिर हमें रूट डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम क्यों चाहिए। ये उन रूट्स की बात कर रहा हूं जो रूट्स आप नॉर्मली नेकेड आई से बगैर माइक्रोस्कोप या बगैर लेंस के नहीं देख सकते। ये वही रूट्स हैं जो 0.1 मिलीमीटर की मोटाई की होती है, यानी आदमी के ह्यूमन हेयर के, आदमी के बालों के बराबर मोटी रूट्स होती है, बहुत बारीक जड़ें होती हैं। ये यील्ड और क्वालिटी दोनों को इम्प्रूव करता है और शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करता है और सॉइल का स्ट्रक्चर इम्प्रूव करता है। इसमें हाई पोटेशियम है और ये पोटेशियम जो है रेडिली अवेलेबल है। रेडिली अवेलेबल पोटेशियम होने से आपके फल में TSS टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स बढ़ते हैं। इससे क्या होता है, फल का आकार, फल का वजन, फल का टेस्ट सब इम्प्रूव होता है। इसमें सोडियम और क्लोरीन ना के बराबर है, तो इससे क्या होता है कि पौधे और जमीन दोनों को कोई हानि नहीं होती। आपकी सॉइल हेल्थ इंप्रूव होती है, आपकी रूट हेल्थ इंप्रूव होती है। इसमें कोई भी हानिकारक तत्व जैसे कैडमियम, लेड ऐसे नहीं है, तो पर्यावरण को कोई खतरा नहीं है। इसमें यूरिया नहीं है, सारी नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट फॉर्म में है जो कि पौधे को तुरंत मिल जाती है। दूसरा तरीका जो हमारे पास है न्यूट्रिएंट्स देने का वो फोलियर है। और फोलियर न्यूट्रिशन हम कब देते हैं? फोलियर न्यूट्रिशन हम तब देते हैं जब पौधे की जड़ें जो है उन्हें कोई नुकसान पहुंच गया हो, या जब मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मौजूद ना हो, ठीक है, या आपको बहुत जल्दी कोई करेक्टिव एक्शन लेना हो, या ऐसी स्थिति जब जड़ें रिक्वायर्ड मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पा रहे हो, खासकर क्रिटिकल स्टेजेस जैसे बड बस्ट, पेटल फॉल, फ्रूट डेवलपमेंट, यहाँ पे बहुत क्रिटिकल होता है कि आपको बहुत सारा पोषक तत्व सही मात्रा में मिले। और जब आपको क्वालिटी इंप्रूव करनी हो या बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता पैदा करनी हो। एक और चीज है, जब पौधे में मतलब जब आपके बाग में पानी की कमी होने लगती है तो आपको फोलियर रूट अपनाना पड़ता है। ऐसा इसलिए कि पौधा खाता कुछ नहीं है, सब कुछ पीता है, सब कुछ पानी में घुल के लेता है। और अगर पानी नहीं है तो पौधा प्रॉपरली न्यूट्रिएंट अपटेक नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसी कंडीशन में हमारे को फोलियर स्प्रेस करने होते हैं। ओके,
हमारे पास जो है इजराइल की एक टेक्नोलॉजी है जिसे वो LLP लॉन्ग लास्टिंग पेनिट्रेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, और हमारी जो 40 वाट सीरीज की फोलियर स्प्रे वाली खादें हैं उनमें ये LLP टेक्नोलॉजी मौजूद है। ये टेक्नोलॉजी इजराइल की बेन गुरियन यूनिवर्सिटी ने डेवलप की, और इस टेक्नोलॉजी के 3 विशेष फायदे हैं, तो उनके बारे में अब मैं आपको बताता हूँ। अगर आप पहली पत्ती, ये जो लेफ्ट हैंड साइड को पत्ती है, इसे आप देखेंगे तो ये नॉर्मल स्प्रे है। जब हम नॉर्मल स्प्रे करते हैं तो बूंदों का आकार बहुत बड़ा बनता है और ये पत्ती पे ज्यादा टाइम नहीं टिका रहता, थोड़ी सी हवा चलती है तो ये पानी की बूंदें नीचे ढलक जाती हैं। पर जब हम 40 वाट टेक्नोलॉजी वाली फोलियर खाद स्प्रे करते हैं तो बूंदों का आकार बहुत बारीक बनता है, और ये अगर हवा चलती भी है तो भी ये बूंदें एकाएक पत्ते से ढलकती नहीं है, पत्ते पे बनी रहती है। तो इससे 2 फायदे होते हैं। एक तो ये पत्ते को पूरी तरह से कवर कर लेती है। अगर आप इसमें देखें तो बहुत सारी जगह खाली छूट गई है, बहुत सारी जगह खाली छूट गई है जहां स्प्रे नहीं है। लेकिन अगर आप बारीक स्प्रे देखेंगे तो वो लगभग पूरे पत्ते को कवर करता है। तो एक तो ये फायदा है कि इसमें बारीक बूंदें बनती हैं। बहुत सारे फार्मर्स क्या करते हैं कि सही नोजल यूज नहीं करते, मोटा नोजल यूज कर लेते हैं। मोटा नोजल आप यूज करेंगे तो आपको कोई भी प्रोडक्ट के बढ़िया रिजल्ट नहीं मिलेंगे। मोटा नोजल केवल सॉइल एप्लीकेशन के लिए यूज कीजिए। फोलियर एप्लीकेशन के लिए आप जितना बारीक नोजल यूज करेंगे उतना बढ़िया आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा इसका फायदा है, ये एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ली गई फोटो है जिसमें दिखा रखा है कि कैसे 40 वाट टेक्नोलॉजी से फर्टिलाइजर जो है पत्ते के अंदर तक तेजी से समा जाता है और कैसे वो अच्छे से चिपका रहता है पत्तों पे। ओके, और अब मैं बात करता हूँ इसके तीसरे फायदे के बारे में। और इसमें हम लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया MKP नाम की खाद से। तो MKP खाद आप जानते हैं 05234। इसमें ये खाद थोड़ी सी फर्क थी। इस खाद में हमने P32 नाम का रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाला था, जिसकी मात्रा हम अपनी मशीन से, अपने इंस्ट्रूमेंट से नाप सकते हैं। तो आप अगर देखेंगे तो ये एक ग्राफ है जिसमें इस लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे टाइम है घंटों में और वर्टिकल लाइन पे एब्जॉर्प्शन है। तो 0.05 माने 5%, 0.1 माने 10%, 0.15 15, 20, 25, 30%। जो नीली लाइन है ये नॉर्मल MKP की है, जो पीली लाइन है वो MKP प्लस स्टिकर है, और लाल लाइन जो है वो हमारे पीक वाट नाम की खाद की है। तो अगर आप देखेंगे तो जब ये तीनों खादों का स्प्रे किया और 50 घंटे बाद जब हमने ऑब्जर्वेशन लिया तो सबसे अधिक एब्जॉर्प्शन जो था वो MKP प्लस स्टिकर वाली पत्तियों में था। लेकिन 100 घंटे बाद बाजी पलट गई और पीक वाट वाली और स्प्रेडर स्टिकर वाली खाद दोनों ही बराबर काम कर रही थी। लेकिन 150 घंटे आते आते
पीक वन सॉरी स्प्रेडर स्टिकर वाली और साधारण एमकेपी दोनों जो थे, इनका अवशोषण पौधे द्वारा बंद हो गया। पौधे ने यहाँ के बाद इस को नहीं लिया, तो ये लगभग 0.9 हुआ, ये करीब 1.2 के करीब एब्जॉर्प्शन हुआ। जबकि ये पीक वन जो है ये 350 घंटे तक इसका एब्जॉर्प्शन हुआ और ये करीब 0.25 यानी 25% तक पौधे ने इस खाद को लिया, जबकि इनका 9 से 12% पे ही एब्जॉर्प्शन हुआ। तो दोस्तों ये था कि फोलियर एप्लीकेशन यील्ड और क्वालिटी में कैसे सहायक हो सकता है। हमारे पास फोलियर न्यूट्रिशन लाइन है और इस समय पेटल फॉल पे सबसे पहला स्प्रे जो हम रेकमेंड करते हैं वो 05234 का करते हैं, जो पीक के नाम से आता है, या पीक वन का स्प्रे रेकमेंड करते हैं जो 04932 के नाम से आता है। और उसके बाद हमारे को जो फ्रूट वांट है हमारा, यहाँ पे फ्रूट वांट का सॉरी पैकेट नहीं है, फ्रूट वांट हमारी खाद है 12-5-27 प्लस 8 कैल्शियम ऑक्साइड, उसका स्प्रे करें। तो पहला स्प्रे आपको पीक वांट का करना है, दूसरा स्प्रे आपको 12-5-27 का करना है। 12-5-27 का आपको 3 से 5 किलो तक का स्प्रे करना है। कोशिश करें 1 किलो 100 लीटर पानी में घोल के स्प्रे करें। ये वही चीज मैंने टेबल में समझा रखी है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस समय मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि 04932 जो जिसे हम पीक वांट कहते हैं उसका स्प्रे करें। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस समय अगर आप 04932 का स्प्रे करते हैं तो पाउडरी मिल्ड्यू का बहुत इफेक्टिव कंट्रोल मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पहली चीज फास्फोरस और पोटाश पौधे को बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं। दूसरा, यदि आप पीक वांट के साथ कोई फंजीसाइड मिला के स्प्रे कर रहे हैं तो पीक वांट के साथ साथ वो फंजीसाइड भी पौधे पे चिपका रहेगा, ज्यादा अंदर तक जाएगा, ज्यादा लंबे समय तक काम करेगा। और तीसरा कारण क्या है कि हमारे पीक वांट का पीएच जो है वो कम होता है। इसके घोल का पीएच लगभग 5 के आसपास होता है, जिसकी वजह से फंजीसाइड्स की काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। ओके, अब मैं एक नजर थोड़ा सा इस पे डालते हैं। इस समय पौधे किस स्टेज पे हैं, किस अवस्था पे हैं और उन्हें क्या चाहिए। तो अगर आप देखें तो फुल ब्लूम हो गया है और अब पौधे जो हैं वो फ्रूट डेवलपमेंट की तरफ को बढ़ रही हैं। और इस समय नाइट्रोजन की बहुत तेजी से आवश्यकता है। ये डॉटेड लाइन कैल्शियम की है, कैल्शियम की भी बहुत तेज आवश्यकता है, पोटेशियम की भी आवश्यकता है। और ऐसी स्थिति में जब पीक डिमांड होती है, अभी आपकी जड़ें भी डेवलप हो रही हैं नीचे, तो ऐसी स्थिति में आपको फोलियर सप्लीमेंट देने बहुत जरूरी हो जाते हैं। और ये फोलियर सप्लीमेंट आपको 31 दिन से लेके और करीब करीब 120 दिन तक, यानी ये 90 दिन, अगले 1.5 महीने तक आपको ये 5 एक स्प्रे करके ये फोलियर सप्लीमेंट देना चाहिए। ओके,
यहाँ पे मैंने कुछ वो बता रखी थी, कैल्शियम की मैंने बात करी दी आप लोगों से। अगर आप देखेंगे तो कैल्शियम जो है वो स्टोरेज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कैल्शियम जो है वो सॉल्युबल सॉलिड्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, टोटल एसिड्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और कैल्शियम कंटेंट जब हम कहते हैं तो फ्रूट की जो क्रंचीनेस आती है उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। अब मैं टॉक बंद कर रहा हूं और आप लोगों को प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं मेहर साहब ने पहले से एक प्रश्न पूछने के लिए हाथ खड़ा कर रखा है। आप चैट में भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो मेहर जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। थैंक यू सर, हाँ बहुत अच्छी जानकारी दी आपने जी, थैंक यू। कोई प्रश्न आप सर। लोग? डिजीज, हाँ अच्छा, अब क्वेश्चन सर डिजीज के बारे में सर। अच्छा, तो आजकल बागवान फेस प्रॉब्लम कर रहा है और डिजीज का कर रहा है सर, वेरी गुड। कि जो प्लांट की लाइफ है कुछ हाँ बहुत कम लाइफ है प्लांट की ना। कोई हाँ, कलर रूट है, कोई रूट रॉट है, हम्म, कोई पेपरी, इस तरह के रोग लग रहे हैं प्लांट में। ओके। ठीक है सर। मेहर जी, इससे पहले कि मैं आपकी बात का जवाब दूं, आपसे एक प्रश्न करूंगा। आप हमारे जो रोहड़ू में प्रोग्राम हुआ था उसमें आए थे क्या? नो सर। अच्छा, तो हम लोगों के इजराइल से हमने एक्सपर्ट बुलाए थे और उन्होंने हिमाचल में कई जगह, रामपुर बुशहर, रोहड़ू, कोटखाई, कई जगह प्रेजेंटेशन दिए थे। और उन्होंने एक चीज कही थी कि हमारे को अपने ऑर्चर्ड को समय समय पे रिन्यू करते रहना है। ठीक है, तो आपको कुछ राइट। कुछ पुराने पेड़ हटा के फ्रेश पेड़, प्रेफरेबली रूट स्टॉक और हाई डेंसिटी पे शिफ्ट करना होगा। तो ये तो एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, लेकिन आपका इंटरेस्ट जो होगा वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन में होगा, करेक्ट? राइट सर, राइट। तो मैं आपको 2-4 टिप्स दूंगा। सॉइल सॉइल बेस्ड जो प्रॉब्लम आ रही हैं, जैसे मैंने अभी कुछ दिनों से जब इंटरेक्शन चालू किया तो मैंने 3-4 चीजें देखी। नंबर 1, रूट बोरर की समस्या आ रही है। राइट सर। जहां रूट बोरर आ जाता है वहां फाइटोप्थोरा भी आ जाता है। कई जगह एंथ्रेक्नोज आ रहा है। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं और ये क्या होता है कि हम लोग शुरुआत में इन्हें इग्नोर कर देते हैं, और जब ये एक बड़ा रूप ले लेती हैं, पूरा पूरा एक साइड का एक आर्म चली जाती है पौधे की, तो हमारे को ध्यान आता है कि हमें कुछ करना है। तो नॉर्मली जिन ऑर्चर्ड्स में ये समस्या आ रही है उनमें मैं ये कहूंगा कि आप सबसे पहला काम करें सिस्टेमिक फंजीसाइड। मेरी पर्सनल प्रेफरेंस जो है वो थायोफेनेट मिथाइल है। ठीक है, क्योंकि सॉइल में थायोफेनेट मिथाइल ज्यादा अच्छा काम करता है एज कंपेयर टू अदर फंजीसाइड्स। तो थायोफेनेट मिथाइल को आप यूज करें, और थायोफेनेट मिथाइल जो है आप यूज करेंगे जैसे डॉक्टर घाव के ऊपर स्प्रिट या डेटॉल यूज करता है। ये राइट आप, सर। हाँ, एक बार सफाई के लिए आप इसे इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा को आपने अप्लाई करना है। ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास, ये दो
बायोलॉजिकल फंजीसाइड्स हैं जो आप यूज कीजिए, क्योंकि क्या है ये फंगस ग्रो करेगा, वापस आने की इसकी फितरत होती है, सरवाइव करने की फितरत होती है। अगर आप बायोलॉजिकल करेंगे तो ये उसे कंट्रोल में रखेगा, नंबर 1। नंबर 2, आपको ये एप्लीकेशन जो करनी है ये बड बर्स्ट के ही टाइम पे कर देनी है, जब थोड़ा सा मौसम गर्म होने लगता है, ताकि जो आपका बायोलॉजिकल फंजीसाइड वाला फंगस है उसे प्रॉपर टेम्परेचर मिल सके एग्रेसिवली ग्रो करने का। तीसरा जो है, आप ऐसे टाइम पे फास्फोरस और कैल्शियम दोनों की एप्लीकेशन करें। अब नॉर्मली क्या होता है कि फास्फोरस और मैग्नीशियम की, फास्फोरस और कैल्शियम की कंबाइंड एप्लीकेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके लॉक कर देते हैं। ठीक है, राइट सर। और हुआ क्या है कि हम लोगों ने जब से कैल्शियम डालना स्टार्ट किया है, उस कैल्शियम ने फास्फोरस को लॉक करना स्टार्ट किया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो बारीक रेशेदार जड़ें थी उनका विकास नहीं हो पाया। अभी आप अगर 12-6-22 या एक और खाद आती है हमारी पिक एसिड या मैगफॉस, इनको यूज करेंगे तो इनमें क्या है कि कैल्शियम सॉल्युबल रहता है, इनमें कैल्शियम प्रेसिपिटेट नहीं होता, तो आपको आपकी जड़ें जो है हेल्दी बनेगी। पौधे में क्या है, जो मर गया वो मर गया। अब आपका चैलेंज ये है कि क्या नई रूटिंग हो सकती है जिससे पौधा चल सके। तो नई रूटिंग के लिए आपको 12-6-22 जैसी खाद देनी होगी, जिसकी वजह से नई रूटिंग हो सके। सर टाइमिंग कब देनी है सर? ये टाइमिंग इसकी जो है बड बर्स्ट से लेके पेटल फॉल तक। अच्छा, क्वांटिटी सर? क्वांटिटी हम इसकी 1 किलो तक बताते हैं। मैं ये कहूँगा आप स्प्लिट्स में दो, आधा किलो की 2 डोज या 250 ग्राम की 4 डोज दो, तो ये अच्छा रहेगा। और मैं अपने सहयोगी जीपी शर्मा को जरा अनम्यूट कर दूं, क्योंकि वो लोकल जानकारी रखते हैं, तो वो भी बोल सकेंगे, बता सकेंगे आपको। तो जीपी 1 किलो काफी है ना? नहीं सर, आधा किलो 250 ग्राम 2 टाइम पिंक वर्ड से लेके बॉल तक। हाँ, वही मैंने इनसे वही कहा कि 250 ग्राम की 2 से 3 डोज तो चला ही दें, डिपेंडिंग अपॉन इन्फेक्शन। हाँ, पिंक हाँ, पिंक वर्ड से लेके बॉल तक डाल सकते हैं 3 डोज 250 ग्राम की। चलो एक और हमारे भाई है तफरीक। और अभी हमने फार्मर है रुद्रा जी, उन्होंने डाला है। हाँ, उन्होंने पानी में 250 ग्राम, तो बहुत अच्छी क्यारी में आपका क्यारी के लिए फार्मर सुरेश शर्मा जी, उन्होंने भी डाला है, घोल के डलवाया मैंने, तो उनको भी रिकवरी बहुत अच्छी मिली है प्लांट। हाँ, कंटिन्यू। ओके, तो शर्मा जी जो बता रहे हैं हमारे कि इन्होंने जहां जहां इसे पानी में घोल के अप्लाई करवाया, वहां बहुत अच्छी रिकवरी मिली है। सुशील जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सर गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, आज जो एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम जो पूरे इधर हिमाचल में है वो डिजीज की, वो है जो आजकल चल रही है जी। एप्पल क्लोरेटिक लीफ स्पॉट वायरस। हाँ जी। इसकी रोकथाम के लिए आप क्या रिकमेंड करते हो? ओके,
वायरस की अगर मैं बात करूं तो सुशील जी, वायरस की कोई किसी भी वायरस का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि क्या है कि वायरल डिजीजेस जितनी हैं इनमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। As a preventive measure, what can we do? हाँ, एज अ प्रिवेंटिव मेजर जो है आप जो आपके सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड्स हैं इनको आप टाइम टू टाइम स्प्रे करते रहिए, और पी और के, फास्फोरस और पोटेशियम का बैलेंस बना के रखिए। तो Okay. ये दो चीजें जो हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नॉर्मली हम लोग इसमें रिसर्च पर्पस के लिए कुछ पेलार्गोनियम एक्सट्रैक्ट करके आता था, वो यूज करते थे, पर वो रिसर्च पर्पस के लिए हो सकता है, इतने हैवी एरिया के लिए वो रेकमेंडेड नहीं है। तो इसमें आपको केवल और केवल इंसेक्टिसाइड्स यूज करनी होगी। प्रूनिंग जब आप कर रहे हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट हैं, जो वर्कर्स हैं, उनसे कहिए कि वो हाथ धो के आए। जूते जो हैं उनके वो लाइजोल के सॉल्यूशन में डिप करवाएं। तो ये कुछ आपको फील्ड सैनिटेशन की प्रैक्टिसेस फॉलो करनी होंगी, और इससे Okay. आपको कंट्रोल मिलेगा। Thank you. ओके, झाड़की है झाड़की और बीपी की दोनों। हाँ, फर्नीचर को कहते हैं कि कितने कुलदीप जी। हेलो। हाँ जी। सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ जी। हेलो, गुड आफ्टरनून। अभी सर आपने कहा था कि ये जो रूट बोरर इन्फेस्टेशन में ट्राइकोडर्मा और ये सुडोमोनास कही थी ना? रूट बोरर के रूट लिए बोरर के नहीं, रूट बोरर के लिए नहीं, वो फाइटोप्थोरा के लिए है। ठीक है। हाँ। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ ना कि एट प्रेजेंट आज के वक्त अभी इस वक्त जैसे इसको अप्लाई करेंगे, ऊपर से आपने कहा कि 12/6/22 ICL का 12/6/22 हम वो जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज करेंगे ना, जी। तो ये इसके जो बायोलॉजिकल फंजीसाइड है, जो है जो क्या बोलते हैं इसको, जो जीवाणु है इसको खत्म नहीं कर देगा क्या ये केमिकल? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। 12/6/22 अगर आप यूज करेंगे तो इस पे कोई असर नहीं आएगा। ये जो जीव, मतलब ये जो फंगल स्पोर्स हैं, ये सरवाइव कर जाते हैं, और हम लोगों ने इसे एप्पल में तो उतना नहीं, लेकिन सिट्रस में डाईबैक को बिल्कुल रिकवर करवा दिया है, केवल 12/6/22 और ये बायोलॉजिकल फंजीसाइड से। और अगर रूट बोरर की समस्या है तो इसमें एक मेटाराइजियम नाम से प्रोडक्ट आता है। मेट्रीजियम। हाँ, यस सर। मेट्रीजियम को आप यूज कीजिए रूट बोरर के लिए, लेकिन वही चीज मेट्रीजियम स्प्रे अप्लाई करने से हफ्ता 10 दिन पहले आप क्लोरपाइरीफॉस अप्लाई कर दीजिए। क्लोरपाइरीफॉस के 10-15 दिन बाद मेट्रीजियम अप्लाई कीजिए, क्योंकि एक बार आपको केमिकल यूज करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसे यूज कीजिए। सर ये तो जैसे मेट्रीजियम वाले ये तो ये कहते हैं कि भी आप लगभग 3 हफ्ते पहले कोई भी इंसेक्टिसाइड या फंजीसाइड यूज ना हुआ हो,
बेसिस में। वो सेफ खेलते हैं, हाँ, पर 2 से 3 हफ्ते का पीरियड बहुत है, बहुत चला जाता है। हाँ, क्योंकि क्या है ना कि आपकी एक मिनट, मेरे को एक कॉल आ रहा है। यस सर, यस सर। I'll call you back. चलो, आपने जो सवाल किया ना 2 से 3 हफ्ते का, तो मैं आपको Yes, ये sir. बता दूं कि ऐसा नहीं होता कि 3 हफ्ते तक 100% डोज काम कर रही है और 3 हफ्ते के बाद 100 से 0 पे आ गई। आपने आज अप्लाई किया, आज 100% है, कल हो सकता है 95 हो, परसों 90 हो, तो वो ग्रेजुअली कम होती रहती है और 2 से 3 हफ्ते में इतनी कम हो जाती है कि वो मेटाराइजियम को नुकसान नहीं पहुंचाती। जी। और सर इसमें हेलो, हाँ जी, तो जैसे सर आजकल के ट्रेंड में ना जैसे वीड मैट यूज करते हैं, वीड मैट। हाँ जी, हाँ जी। अब अपन उसमें जो दवाई ड्रेंच करके डाल देते हैं, मैंने इंसेक्टिसाइड डाल देते हैं जी। तो आप जैसे जो तो खुले तौलिए होते हैं उसमें तो ये वेपोरेट होके निकल भी जाती है दवाइयाँ। हाँ हाँ। तो जो वीड मैट में है उसमें आप कितना सेफ खेल सकते हैं, मतलब कितना सेफ मान सकते हैं? ओके, एक मिनट, हाँ, मैं आपको एक वो दिखाता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से थोड़ा समझाता हूँ। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी 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 बिल्कुल। ओके, तो क्या होता है कि हम लोग एक टर्म यूज करते हैं, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ वो पीरियड है जिसमें जो भी हम इंसेक्टिसाइड अप्लाई कर रहे हैं उसकी ताकत जो है वो आधी रह जाती है। जी। तो नॉर्मली क्या होता है कि ये एक हाफ लाइफ पीरियड का एस्टिमेशन है। तो पहली हाफ लाइफ, मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की हाफ लाइफ 1 दिन है, तो 1 दिन बाद वो 100 में से 50% ही रह जाएगा। 2 दिन बाद वो 50 की जगह 25 रह जाएगा। 3 दिन बाद 12 रह जाएगा, 12.5। 4 दिन में 6% के करीब रह जाएगा। तो ऐसे वो कम होता है ग्रेजुअली। जी जी। अब इसमें जो है पीएच बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पीएच अगर हाई है, तो अगर आप इस स्लाइड को देख सकते हो तो इसमें आप देखिए कि पीएच जो है हाई होने पे, सॉरी, ये पीएच हाई होने पे बड़ी तेजी से, मतलब क्लोरपाइरिफॉस की अगर मैं बात करूं तो 5 पीएच पे वो 63 दिन बना रहता है, जबकि 7 पीएच अगर 7 है तो 35 दिन, और पीएच 8 है तो 1.5 दिन में खत्म हो जाता है। तो ऐसे केसेस में आप बड़ा सिंपल सा काम कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा चूना घोल के या थोड़ा सर्फ घोल के तौलिए में डाल देंगे तो जो आपने पेस्टिसाइड डाला है वो बड़े जल्दी डिग्रेड हो जाता है। जी जी। ठीक है, एसिडिक कंडीशन में पेस्टिसाइड ज्यादा समय तक काम करता है, अल्कलाइन कंडीशन में बड़े जल्दी डिग्रेड हो जाता है। तो जहां आपने चूना और सर्फ अकेले यूज करना है? अकेले, मतलब आपको कुछ भी ऐसा डालना है जो थोड़ी देर के लिए पीएच बढ़ा दे। यस सर, ठीक है ठीक है। तो पीएच बढ़ने से क्या होगा कि जो पेस्टिसाइड आपने यूज किया है वो उसकी हाफ लाइफ एकदम से कम हो जाएगी। इसीलिए हम वॉशिंग में जो है, जो वॉशिंग होती है इसमें वॉशिंग सोडा कई जगह यूज कर लेते हैं, या जो भी वॉश
होते हैं ये अल्कलाइन नेचर के होते हैं। तो अल्कलाइन नेचर के वॉशेस से क्या होता है कि अगर फल के ऊपर पेस्टिसाइड है भी तो वो बड़ी तेजी से डिग्रेड हो जाता है और वो फिर उतना नुकसान नहीं पहुंचा। ठीक है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। माय प्लेजर सर। और अभी मेरे को और कोई प्रश्न तो नजर नहीं आ रहा, एक बार मैं चैट में भी देख लेता हूँ। I don't see any chat. चलो जीपी, और कोई सवाल है किसी का? चैट में आए हैं, कुछ सवाल आए हैं चैट में। हाँ एक मिनट। हाँ योगेश, हाँ चैट में आए हैं, हाँ वो मैं देख रहा हूँ। ओके, सुंदर जी पूछते हैं कि आई हैव 10 बीघा ऑफ ऑर्चर्ड टोटली ऑन सीडलिंग्स। From past 3 years we have rains on full bloom. My question is effect of weather fluctuation on diseases on Royal Delicious. Regards. Okay. सुंदर जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि बारिश का फुल ब्लूम में अगर बारिश हो रही है तो इसका पौधों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। फुल ब्लूम पे बारिश होने की वजह से ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, पाउडरी मिल्ड्यू और बाकी फंगस आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इसको आप रोकने के लिए बेस्ट है कि आप जो पीक वॉन्ट मैंने प्रोडक्ट बताया था, पीक वॉन्ट के साथ कोई ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड मिला के स्प्रे करें तो आपको बहुत अच्छा कंट्रोल मिलेगा। और ये आप ब्लूम से पहले पहले ही इसकी एप्लीकेशन कर दें ताकि ब्लूम आते आते फंजीसाइड जो है वो पौधे के अंदर एंटर कर जाए और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। एक सवाल है राजेश भारद्वाज जी का, एक मिनट। The application of nutrient absorption distance, okay. जुब्बल से ये एक मिनट, when you talk of बहुत सारी आ गई, एक मिनट। राजेश जी ने कहा डाइल्यूशन रेट क्या रहेगा पर प्लांट कितना पड़ेगा। राजेश जी एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप अपना सवाल पूछिएगा। राजेश के एन भारद्वाज। हाँ राजेश जी, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल। हाँ, मेरा सवाल ये था, जो 12/6/22 प्लस 12 CAO के आपने बताया था ना हाँ सॉइल एप्लीकेशन के लिए, हाँ। तो मैं उसमें ये पूछना चाह रहा था कि उसका डाइल्यूशन रेट क्या रहेगा, कि कितना पानी में कितना डालना है और पर प्लांट हमने कितनी एप्लीकेशन करनी, मतलब कितना ओके पानी देना है उसका जब डाइल्यूट ओके, करेंगे। तो आपके सवाल में ही आपका उत्तर छुपा है। देखिए, हम कह रहे हैं कि आप 250-250 ग्राम की डोज डालें और अपना बजट देखते हुए 2 से 3 बार एप्लीकेशन करें, 250 ग्राम पर ट्री। ठीक है। Okay. अच्छा, 12/6/22 की सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है। आप इसको कम से कम 5 से 10 लीटर पानी में घोल के डाल सकते हैं। और बेस्ट तरीका यह है कि जितने में आपका तौलिया पूरे से भीग जाए उतना पानी तो आपको रखना ही होगा। ओके ठीक है। ओके, तो अगर छोटे पेड़ हैं, जैसे छोटे पेड़ है, नॉन ब्रीदिंग है, हाँ उसमें हमने को डालना है तो ये डोज हम थोड़ा कम कर सकते हैं। हाँ,
उसे आप अकॉर्डिंगली कम कर लीजिए। आप उसमें मेरे हिसाब से 60 ग्राम पर ईयर की डोज मान लीजिए। ओके। तो 2 साल के हैं तो 120 125 ग्राम, 3 साल के हैं तो 200 ग्राम के करीब डाल सकते ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। हैं। ओके, अब एक जुब्बल से थे हमारे भाई, जुब्बल से चैट। ओके, पुराने बगीचे में पौधे 2 साल solution आ गया। When you talk about NPK, ये एक सवाल आया है कि मैंने जो एनपीके रिक्वायरमेंट दिया था ये कैसे दिया था। तो एनपीके रिक्वायरमेंट जो है ये हमारा पर एकड़ के हिसाब से था। दूसरा सवाल आया है द एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड देयर एब्जॉर्प्शन डिस्टेंस। हाँ, ये जो न्यूट्रिएंट, कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी दूरी से एब्जॉर्ब होता है, ये जो रेशेदार जड़ें हैं, जो बारीक मुलायम जड़ें हैं, उनसे कितनी दूरी से पौधा ले सकता है, वो था, तने से नहीं। रेशेदार जड़, रेशेदार जड़ के एकदम करीब होनी चाहिए और रेशेदार जड़ आपको दिखेगी नहीं, इसलिए बेस्ट तरीका है कि आप इसे पानी में घोल के दें। तो ये प्रश्न था जुब्बल व्हाइट ओक्स की तरफ से। राहुल अग्रवाल जी, राहुल अग्रवाल जी ने कहा है व्हाई वी कैन नॉट अटेन ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम ट्रेडिशनल प्लांट एज कंपेयर्ड टू रूट स्टॉक। राहुल जी, आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि रूट स्टॉक्स जो होते हैं वो खास तौर से तैयार किए जाते हैं हाई फ्रूट या हाई क्रॉप लोड के लिए। और मतलब रूट स्टॉक में हम उनकी अपटेक पावर देखते हैं कि क्या वो हाई क्रॉप लोड के लिए न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कर सकते हैं। दूसरी चीज, क्या वो डिजीज रेजिस्टेंट है। तीसरी चीज, साइंस से उनकी कंपैटिबिलिटी क्या है। तो बहुत सारी चीजें देख के रूट स्टॉक चूज किया जाता है और इसीलिए रूट स्टॉक वाले ऑर्चर्ड्स में इवन क्रॉपिंग डेंसिटी, कितने डेंस क्रॉप हम प्लांट कर सकते हैं, इन चीजों को देखते हुए आपको रूट स्टॉक वाले ऑर्चर्ड्स में बेटर यील्ड मिलती है एज कंपेयर टू नॉर्मल ऑर्चर्ड्स। संजय, योगेश, करना पड़ेगा सर। अब संजय अनम्यूट हो आप कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हो। नहीं, अभी जो बगीचे होते हैं, हाँ जहाँ दोपहर में 12 बजे जितनी छांव पड़ती है, हाँ उस एरिया में हमें न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन करना चाहिए। बिल्कुल तो वो बिल्कुल नजदीक से नजदीक जाएगा। हाँ, और अगर उस एरिया में वाटर में घोल के दे रहे तो और ज्यादा अच्छा वो मिलेगा। थैंक्स संजय, आपने बहुत वैल्यूएबल पॉइंट दिया कि दोपहर जब सूरज सर पे हो तो जितने एरिया में छांव पड़ रही है उतने एरिया में ही हमें फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करना है, लेकिन तने से कम 1 मीटर दूर। ठीक है, एकदम तने के पास फर्टिलाइजर एप्लीकेशन नहीं करना। ओके,
ओके, हाय, दिस इज, ये हो गया, ये हो गया, ओके, एब्जॉर्प्शन जोन हो गया, रूट स्टॉक। पुराने बगीचे में, कृष्ण कुमार जी पूछ रहे हैं, पुराने बगीचे में नए पौधे 2 साल से ज्यादा नहीं चल पा रहे। कृष्ण कुमार जी, आपका प्रश्न मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्यों नहीं चल पा रहे। आपको मैं अनम्यूट करता हूँ, आप थोड़ा सा आराम से पूछिए प्रश्न। हाँ कृष्ण कुमार जी प्लीज। हेलो, हाँ हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? सुन पा हाँ, रहे आ हैं? रही आ रही है, आ रही है। अच्छा जी। हाँ जी, ये दिक्कत है कि हमारा एक बगीचा है, लगभग 40 साल पुराना है। हाँ जी। तो इसमें कुछ एरिया में कुछ पेड़ पुराने जो सूख चुके थे, वहां पर नई प्लांटेशन हम कर रहे थे सेब की। जी तो जो भी नई प्लांटेशन हम कर रहे हैं वो 2 साल या 3 साल चल रहे हैं, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उनकी जड़ें सूख रही है। ओके तो वो पेड़ आगे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं सेब की। ओके हाँ जी, अगर हम उसकी जगह दूसरी कोई प्लम की वैरायटी लगाते हैं, कोई और लगा रहे हैं, वो तो ठीक चल रहे हैं, लेकिन सेब की वैरायटी वहां पर कामयाब नहीं हो रही है, कोई भी सेब। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, क्या कारण है उसका, वो थोड़ा सा आपसे जानना चाह रहे थे। ओके। कृष्ण कुमार जी, जैसा आपने बताया कि आप 40 साल पुराना बगीचा है, तो हाँ जी। ऐसे ऐसे में क्या होता है कि साल दर साल ना एक ही पेड़ बना रहने से वहां पे पैथोजेनिक फंजाई बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि उससे पहले तो एक आध साल के लिए तो उस जगह को थोड़ा खाली छोड़ दे, कुछ और शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप कर ले, उसमें कोई सब्जी वगैरह लगा ले, ठीक है। और जी जी। जब आप फ्रेश प्लांटिंग करें तो फ्रेश प्लांटिंग से पहले पूरे एरिया में थायोफेनेट मिथाइल या किसी फंजीसाइड की ड्रेंचिंग कर दें, मिट्टी को फंजीसाइड के घोल से ट्रीट कर लें, भिगा दें अच्छे से। दूसरा, जी जब जी। जब आप गड्ढा बनाते हैं तो गड्ढे को भी खोल के गड्ढे को भी अच्छे से ड्रेंच कर दें, अंदर स्प्रेयर का लांस डाल के फंजीसाइड से ट्रीट कर दे, और इस गड्ढे को करीब हफ्ता 10 दिन के लिए छोड़ दे, ताकि हवा भी लग जाए और जो आपने फंजीसाइड स्प्रे किया है वो काम कर ले। इसके बाद जब आप पौधा रोपे तो उस समय आप ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजा दोनों को प्रयोग करें। माइकोराइजा क्या करता है, माइकोराइजा पौधे की जड़ों के ऊपर फंगस ग्रो कर जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो पैथोजेनिक फंगस है उसके चारों उसे जगह नहीं मिल पाती अंदर घुसने की। आप ये समझ लीजिए कि माइकोराइजा एक बॉडीगार्ड की तरह चारों तरफ से पौधे की जड़ों को घेर लेते हैं। तो जो पैथोजेनिक फंगस है वो एंटर नहीं कर पाएगी, अगर एंटर कर भी रही होगी तो ट्राइकोडर्मा उसे मारेगा। तो अगर आप ये करेंगे, कुछ पौधों के साथ ये करके देखें, मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपका बाग कामयाब हो जाएगा। जी, इसमें रेशियो क्या रहेगी जी, ट्राइकोडर्मा और माइकोराइजा की? ये डिपेंड करता है, अगर आप ट्राइकोडर्मा लिक्विड ले रहे हैं तो 1 लीटर लीजिएगा, और अगर ट्राइकोडर्मा पाउडर आपको मिल रहा है तो वो 2 किलो 2 से 2.5 किलो आपको यूज करना होगा, क्योंकि लिक्विड में नंबर ऑफ फंगल प्रोपेग्यूल्स ज्यादा होता है। दूसरा जी आपको दूसरा जो मैंने बताया माइकोराइजा, माइकोराइजा आप कोशिश कीजिए, अगर वाटर सोल्यूबल माइकोराइजा आपको मिल जाता है तो वो आपकी करीब 100 ग्राम की डोज रहेगी, और ये पूरा जो है आप करीब 500 लीटर पानी में घोल के आराम से अप्लाई कर सकते हो। जी जी। ओके, तो एक इसमें मेरा, हाँ हाँ जी, बोलिए बोलिए। एक मेरा इसी से जुड़ा सवाल था जी कि जब हम माइकोराइजा और ट्राइकोडर्मा यूज करेंगे
जी। तो कुछ पहले भी मुझे किसी ने ऐसा सलाह दी थी, तो हाँ। कुछ ऐसा कह रहे थे कि हो सकता है कि 5 साल तक वो अच्छा चले, लेकिन जैसे जड़ें आगे बाहर गड्ढे से बाहर जो मिट्टी में आगे फैले तो उसमें फिर से वो दिक्कत आ जाए फंगस वाली। क्या ऐसा होता है? देखिए ऐसा हो सकता है। जिन्होंने ये आपको सलाह दी वो बिल्कुल सही सलाह दी, और मैं फिर आपको यही कहूँगा कि आपका जो बाग है वो जी मतलब आपको मेंटेनेंस तो करनी होगी, ठीक है। जी जी। तो आपको मेरे ख्याल से अगर हर साल नहीं तो हर दूसरे साल आपको माइकोराइजा और बायोलॉजिकल फंजीसाइड्स का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। 2 से 3 साल के बीच में आप इसे रिपीट करते रहिए, आपको लॉन्ग टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ठीक है, ये धन्यवाद जी। थैंक यू। अच्छा नीतीश जी, अच्छा ओके सर नीतीश, बोर्डो पेस्ट का कुछ फायदा नहीं होता है उधर? बोर्डो पेस्ट जो है ना वो जहाँ पे प्रूनिंग कर रखी है वहाँ होता है, लेकिन रूट अगर सॉइल बॉर्न डिजीज है ना, रूट बॉर्न है तो इशू नहीं वो होता। चलो मैं अभी नीतीश जी हैं, ये काफी समय से इन्होंने फोन पूछ रखा है सवाल, इन्हें अनम्यूट करते हैं। नीतीश जी, सवाल, हाँ हाँ सवाल पूछे नीतीश जी। सो मेरा फर्टिगेशन से रिलेटेड है एक्चुअली। जैसे हम लोग एवरी अल्टरनेट डे स्टार्ट करते हैं अप्रैल से हाँ फर्टिगेशन, हाँ। तो मानसून में बहुत हैवी रेन हो जाता है तो स्टार्ट, तो मानसून के लिए कैसे आप रिकमेंड करते हैं? बिकॉज डायरेक्ट यूज करना तो पॉसिबल नहीं है। हेलो, हाँ मैंने सुन लिया आपका। देखिए मॉनसून में भी आप यूज कर सकते हैं, और आपको मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। इज़राइल में मैं गया तो बारिश हो रखी थी और वो लोग ड्रिप चला रहे थे। अच्छा तो मैंने उनसे पूछा कि ये बरसात में आप ड्रिप क्यों चला रहे हो, तो उन्होंने कहा कि क्या है, यहाँ जब बारिश होती है तो जमीन के ऊपर का सॉल्ट जो है वो बारिश के साथ घुल के हमारे पौधे की जड़ों में आने लगता है। तो हम वो बारिश के पानी के साथ सॉल्ट्स पौधे की तरफ ना आए, इसलिए हम ड्रिप चला के उसे पुश करते हैं बाहर को। तो नॉर्मली क्या है कि अगर आप बरसात में भी ड्रिप चला लोगे, आपको उतना ज्यादा नहीं चलाना, थोड़ा सा चलाना है, केवल फीडिंग पर्पस के लिए। अगर आप कोई फीड दे रहे हो उसके लिए चलाना है, पर इरिगेशन के लिए नहीं चलाना है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो आपकी फर्टिलाइजर है उसको ड्रिप में घोल के थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए आप चला दें। बट सर ऑलरेडी उधर अपनी क्ले सॉइल है, कुछ जगह पे हैवी क्ले है, कुछ पे क्ले है, तो उधर कैसे हो पाएगा? क्ले में थोड़ा सा इशू आएगा, क्योंकि क्ले में परकुलेशन स्लो होता है, तो रन ऑफ की चांसेस हो सकती हैं, और अगर सॉइल सैचुरेटेड है तो फिर वो काम नहीं करेगा। तो इसमें मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको एक्यूवेदर या IMD की फोरकास्ट देख के फर्टिलाइजर एप्लीकेशन की टाइमिंग करनी होगी, ठीक है। और आप इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान मत होइए कि देखिए आइडियली तो हम ये कहते हैं कि आइडियल सिचुएशन में आप रोज थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइजर दो। मान लो 30
आपको 30 किलो फर्टिलाइजर एक महीने में देना है, तो आइडियली 1-1 किलो ऑल्टरनेट 1-1 किलो हर रोज दे, एवरी डे। लेकिन अगर आप 2-2 किलो ऑल्टरनेट देते हैं या 3-3 किलो हर 10वें दिन, मतलब 3-3 किलो की 10 डोज मैनेज करते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, क्योंकि पौधा मैनेज कर लेता है। ठीक है, ओके हाँ। राइट सर। तो आप इसमें मैं यही कहूंगा कि आप जहाँ ड्राई स्पेल मिलता है वहां थोड़ा अच्छी सी खाद, अच्छी क्वांटिटी में खाद देके वेट कीजिए। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। एक और चैट में सवाल आया है, बड़े अच्छे सवाल आ रहे हैं। एक मिनट, नीतीश जी के बाद देवराज जी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिशन मैनेजमेंट? ओके, प्लीज टेल शेड्यूल ऑफ ICL। नरेश हिट्टा। तो नरेश जी ने ICL का शेड्यूल मांगा है, तो GP शर्मा जी से रिक्वेस्ट है मेरी कि जितने भी लोग हमारे आज के प्रोग्राम में जुड़े थे, इनसे शेड्यूल शेयर कर लें। नरेश जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपको शेड्यूल GP शर्मा जी से मिल जाएगा, ठीक है? हेलो। हेलो। हाँ जी सर, हाँ जी, मेरी उनसे बात हुई थी जी। एक्चुअली मैं ये जानना चाह रहा था कि जो आपके फर्टिलाइजर इस टाइम अवेलेबल है इंडिया में, हाँ, तो उनमें से मोस्टली NPK, हाँ, वो कौन कौन से प्रेफरेबली बेस्ट रहेंगे, मतलब जो अभी हम यूज कर सकते हैं? देखिए, अब पेटल फॉल पे तो हम बेसल डोज की बात करेंगे तो 12-6-22 की बात करूंगा मैं, और फोलियर में 12-5-27 प्लस 8 कैल्शियम ऑक्साइड, ये रेकमेंड करूंगा मैं। जहां पाउडरी मिल्ड्यू का खतरा है वहां पीक वांट पहले करें, बाद में फ्रूट वांट करें, और फ्रूट वांट के हम 3 से 5 स्प्रे तक रेकमेंड करते हैं। तो पर सीजन, हाँ, पर सीजन। और ये 3 से 5 स्प्रेस जो है, ये 1 किलो 100 लीटर पानी में 1% सॉल्यूशन। अगर आप कम करना चाहते हैं तो 750 ग्राम 100 लीटर पानी में तक जा सकते हैं, उससे कम मत कीजिएगा। एटलीस्ट 7.5 ग्राम तो रखिए ही रखिए, ठीक है? ओके। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है हमारे देवराज जी का। देवराज जी, 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। देवराज जी, हाँ देवराज जी पूछिए। हेलो। देवराज जी ने पोस्ट हार्वेस्ट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के बारे में पूछा था। देवराज जी है नहीं लगता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि आप जब पौधा इतना हैवी क्रॉप देता है तो उसके बाद पौधे को रिकवर करना होता है, और इसके लिए हमारे को एक बेसिक NPK की डोज देनी होती है विंटर डॉर्मेंसी से पहले, कि पौधा कुछ रिकवरी करके डॉर्मेंसी में जाए।
तो इसके बारे में जब टाइम आएगा हम चर्चा करेंगे। कोशिश करूंगा कि बाहर से कोई एक्सपर्ट आ जाए और वो आप लोगों को, जहां बहुत स्ट्रॉन्ग डोरमेंसी होती है, जहां लंबा चिलिंग पीरियड चलता है, वहां वो लोग कैसे मैनेज करते हैं, इसके बारे में मैं आपके लिए टॉक अरेंज करने की कोशिश करूंगा। अगर और मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं है तो जीपी आप हो लाइन पे? जीपी यस सर। हाँ, तो हेलो, इजाजत है क्लोज करने की मीटिंग? अरे सर इजाजत क्या है, अब सब है वो हो गए। सॉरी, तेरी आवाज कट कट के आ रही है। सर अभी एक क्वेश्चन आया, जिस पेड़ में फसल अधिक है उस किस साइज को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सा एप्लीकेशन करना चाहिए? ओके, इसमें देखिए, इसमें अगर आपको साइज इंप्रूव करना है तो कैल्शियम और पोटेशियम मैनेज करना होगा, सल्फर भी आपको थोड़ा देना होगा। तो शुरुआत में आप फ्रूट वांट स्प्रे करो, बाद में सल्फेट ऑफ पोटाश के स्प्रे कीजिए, और अच्छे साइज के लिए थिनिंग जरूरी है, अच्छे साइज के लिए थिनिंग जरूरी है। और नॉर्मली अगर आप इजरायलियों को थिनिंग करते हुए देखेंगे तो वो बड़ी बेरहमी से थिनिंग करते हैं। तो ये आपको चूज करना होगा कि आप कैसे थिनिंग करते हो। और क्योंकि क्या होता है, अगर आपने ज्यादा फ्रूट्स रख लिए तो फ्रूट का साइज छोटा हो जाएगा, क्वालिटी नहीं बन पाएगी। तो नॉर्मली वो लोग कहते हैं कि 1:1, एक पेड़ में वो एक क्लस्टर में 2 एप्पल रखते हैं वो। इसके लिए एक काम करेंगे जीपी, अगर मौका लगेगा ना तो युवाल का एक प्रेजेंटेशन करवा देंगे थिनिंग के ऊपर। हेलो, हाँ बोल बोलो। हाँ सर, आगे पे एक प्रेजेंटेशन इजराइल से रखवाते हैं। हाँ, तो धन्यवाद आपका, इतना कीमती समय निकाला और फार्मर को एक दिया। सारे फार्मर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद संजय ब्रदर जी का, बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी फार्मरों का बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट प्रेजेंटेशन हम इजराइल से कनेक्ट करने वाले हैं, वो आपको डेट बता देंगे कब करने वाले हैं वो। तो धन्यवाद सभी फार्मरों को। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। ग्रेट सर, चलो, ग्रेट टू हियर। बढ़िया रहा आज का। थैंक यू संजय जी। थैंक यू। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जीपी और मैंने सेम टी शर्ट पहनी है सर। सही है। लेकिन चेहरा नहीं है। दाढ़ी मैंने कल ही की है, वरना दाढ़ी भी थी मेरी। दाढ़ी कर। हाँ, वो कल तेरे को प्रेजेंटेशन देना था तो दाढ़ी शेव बना लिया। चलो बाय। चलो, ओके ओके, थैंक यू। बाय। थैंक यू।